नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी का नाम ऑप्शन है मोर, मुरहैन, शाही बुलबुल अर्थात या पैराडाइज फ्लाई कैचर या तोता। तो इसका सही उत्तर है शाही बुलबुल। शाही बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर ये मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है और जो मोर है वह भारत का राजकीय पक्षी है। तो जो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है वह दूधराज है। इसे दूधराज भी कहा जाता है, पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है और शाही बुलबुल भी कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में एशियाई पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से जाना जाता है। ये हवा में कीट पतंगों को पकड़कर अपना भोजन प्राप्त करता है। राजकीय पशु कौन है, अब ये जान लेंगे। इसी के अन्य तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो राजकीय पशु कौन है? तो राजकीय पशु है बारहसिंगा और राजकीय पक्षी तो पैराडाइज फ्लाई कैचर है। और जो राजकीय वृक्ष है वह बनियान ट्री है, बरगद का पेड़ है, बरगद है। और इन्हें 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की स्थापना वर्ष की 25वीं वर्षगांठ में अर्थात रजत जयंती में इन्हें राजकीय घोषित किया गया है। आइए अब जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश का जो स्थापना वर्ष है वो 1 नवंबर 1956 है। इसका नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण देश का 9.38% है। कितना है? 9.38%। मध्य प्रदेश की राजकीय जो मछली है वो क्या है? महाशीर है। मध्य प्रदेश का जो राजकीय गान है वो मध्य प्रदेश का राजकीय गान मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश है और इसके लेखक हैं महेश श्रीवास्तव। याद करने वाला तथ्य है कि मध्य प्रदेश गान के लेखक कौन हैं? तो महेश श्रीवास्तव हैं। और कुछ अन्य तथ्य जानेंगे कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति, क्योंकि मध्य प्रदेश में ST SC सबसे ज़्यादा है, ST सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए जानना जरूरी है। तो मध्य प्रदेश जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 35 हैं। और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 47 हैं। और जानेंगे कि अनुसूचित जाति के लिए मध्य प्रदेश में, सब पूरे मध्य प्रदेश में बात हो रही है, तो जो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? तो आरक्षित लोकसभा क्षेत्र हैं 4 हैं। और कौन कौन से हैं 4? भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन और देवास। ठीक है। और ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? वो हैं 6। ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे और वो कौन कौन से हैं जो 6 हैं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? 6 हैं। वो कौन कौन से हैं? रतलाम, खरगोन, धार, बैतूल, शहडोल और मंडला। ठीक है। अब जाने कि मध्य प्रदेश के विज्ञान पुरुष कौन कहे जाते हैं? तो ये कहे जाते हैं अनिल काकोदकर। राजकीय पुष्प का क्या है? तो सफ़ेद लिली है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो सफ़ेद लिली है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि NGT का पूर्ण रूप क्या है? तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण है। इसका सही उत्तर यही है। और NGT है जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2000 अधिनियम 2010 द्वारा भारत में इसकी स्थापना की गई है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई? तो 2010 में हुई। इसका मुख्य कार्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों को लागू करवाना एवं पर्यावरण संबंधी मामलों का त्वरित निपटान करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में NGT के चीफ चेयरपर्सन जो अध्यक्ष हैं वो न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल जी हैं। अगला प्रश्न कि भारत का
सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? तो ये भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित मध्य प्रदेश, केरल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, चार ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, जो जैविक खेती है उसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। तो जो जैविक खेती कृषि की वह विधि है जो उर्वरकों एवं कीटनाशकों के न्यूनतम प्रयोग पर आधारित होती है। उर्वरकों एवं कीटनाशकों के न्यूनतम प्रयोग पर होती है, जिससे जमीन मिट्टी को क्षति कम पहुँचे। अर्थात कृषि हेतु भूमि की उर्वरक शक्ति बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद एवं कंपोस्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फसल चक्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और हरी खाद का प्रयोग किया जाता है, कंपोस्ट का प्रयोग किया जाता है। जो यह प्रदेश जैविक कृषि को अपनाकर देश का प्रथम पूर्ण जैविक राज्य बन गया है। कौन बन गया है? सिक्किम राज्य, ठीक है ना, जैविक खेती को अपना लिया है पूरा। और ये 18 जनवरी 2016 को गंगटोक में, सिक्किम की राजधानी गंगटोक में प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य प्रदूषक है? O3, ओजोन, SO2, CO2, NO2, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा कौन होते हैं? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो मेट्रोपॉलिटन शहरों में वाहनों की संख्या में आवश्यकता से अधिक वृद्धि हो गई है। ठीक है, इससे वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO एवं सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2 प्रदूषक गैसें हैं जो मेट्रोपॉलिटन शहरों में अधिक प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसलें हैं? तो कौन सी औषधीय फसलें? घृत कुमारी, जिसे हम एलोवेरा भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? एलोवेरा भी कहते हैं। और घृत कुमारी, एलोवेरा, ग्वारपाठा, और इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो इसकी उत्पत्ति हुई है नॉर्थ अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में मानी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो किस रूप में होता है? तो यह होता है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। जो पौधों द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की एक क्रिया है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अर्थात प्रकाश होता है, जो प्रकाश को किस में बदल दिया जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। इसीलिए ये क्या कहलाएगा? ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो कौन सी? इसमें प्रकाश ऊर्जा का जो सौर ऊर्जा का रूपांतरण होता है वो किस में होता है? तो सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य की तीव्रता की सीमा क्या है? तो मनुष्य की जो तीव्रता की सीमा है वह है 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि श्रव्य तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे होती हैं? श्रव्य तरंगे होती हैं। और जो मानव होता है वो श्रव्य तरंगों को सुन सकता है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सी तरंग है? यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि ध्वनि कौन सी तरंग है? तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है। मनुष्य में 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को सुनने की क्षमता नहीं होती। मनुष्य के कान में यह क्षमता नहीं होती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग होती है। कौन सी तरंग होती है? एक तो आपने जाना ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है और ध्वनि एक यांत्रिक तरंग होती है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी होती है? प्रकाश होती है। जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाता है, होता है। ठीक है ना। और अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो ये कौन सा मरुस्थल? गंगा क्षेत्र नहीं हो सकता, असम क्षेत्र नहीं हो सकता, मध्य भारत में नहीं हो सकता। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सिंधु। ठीक है ना, सिंधु क्षेत्र जो होता है वो एक मरुस्थल है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तक यहाँ
वर्षा कम होती है और इसलिए इस क्षेत्र को मरुस्थल क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र को मरुस्थलीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो ये पूरा ये जो भारत हो गया ये हमारा, तो इस क्षेत्र में फैला हुआ है पूरा ये मरुस्थल। अगला प्रश्न है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी। यह किस लिए इसकी शुरुआत हुई थी? तो यह पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इसकी शुरुआत की गई थी, लोगों में जन जागरूकता फैलाने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुस्तकों के नाम और लेखक लिखे हैं, हमको यह बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। द बर्निंग फॉरेस्ट नंदन कुमार, वन इंडियन गर्ल चेतन भगत, जिन्ना ऑफन केम टू अवर हाउस किरण दोषी और आइलैंड ऑफ लास्ट गर्ल्स कुरान बासु। तो ये उसका आइलैंड ऑफ लास्ट गर्ल्स जो होगा यह गलत है। आइलैंड ऑफ लास्ट गर्ल्स एक प्रसिद्ध अमेरिकी उपन्यासकार जेनिल मैक मोहन द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? आइलैंड ऑफ लॉस्ट गर्ल्स। यह जो रचना है, यह जो उपन्यास है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो जेनिफर मैक मोहन के द्वारा लिखा गया है, जो 2008 में प्रकाशित हुआ था। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? जेनिफर मैक मोहन की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो ये हैं विंटर पीपल, प्रॉमिस नॉट टू टेल, द नाइट सिस्टर एंड बर्न टाउन। तो एक बार फिर से हम इसको जान जाते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अक्षर, ये इन ऑप्शनों से भी संबंधित प्रश्न हमारे को याद रखना चाहिए। तो द बर्निंग फॉरेस्ट, इनके लेखक कौन है? नंदिनी सुंदर। द वन इंडियन गर्ल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चेतन भगत हैं। और जिन्ना ऑफन केम टू अवर हाउस, ये है किरण देसी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अगले नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।